अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मिसहैप हो गया था। अभी मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया और देखा तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। चलें, होता रहता है कभी ऐसे। तो अभी मैं दोबारा, मुझ में वो हिम्मत और स्टेमिना नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। चलें जी, तो क्रिस्टलोग्राफी हमारा नया चैप्टर है, यूनिट 4, लेक्चर नंबर 11 है ये। जी, क्रिस्टलोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, क्रिस्टलोग्राफी इज एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्या है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अरेंजमेंट या तरतीब को देखने का नाम या उसकी स्टडी जो है क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। और ये जो वर्ड है क्रिस्टलोग्राफी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स क्रिस्टल, सॉरी, क्रिस्टलॉन से निकला है, जिसका मतलब है कोल्ड ड्रॉप और फ्रोजन ड्रॉप। ठीक है जी, क्रिस्टलोग्राफी इज simply a fancy word meaning the study of the crystals and the study of the crystalline solids and the principle that govern their growth, external shape and internal structure। तो crystallography जो है हमारे पास एक vast जो है एक पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि क्रिस्टल की स्टडी को डिटेल से करते हैं। इसमें जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं क्रिस्टल की स्टडी को पूरा करने के लिए, उनको डिस्कस किया जाता है। इनकी शेप्स, इनकी हैबिट, इनकी ग्रोथ, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, सब चीज़ें जो है वो क्रिस्टलोग्राफी में देखी जाती हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर। हाँ जी, मैटर आपको मालूम है इसकी तीन टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स क्या है कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी एक डेफिनेट इनकी शेप होती है, साइज होता है। इनको हम सॉलिड्स कहते हैं। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं एंड मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। और एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। क्या क्या पहचान है इनकी कि आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स ऑलरेडी एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। स्पेसेस इनमें होती नहीं है जिनको रिड्यूस करके इनके साइज को डिक्रीज किया जा सकता है। रिजिड होते हैं यानी कि सख्त होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती है, और एटम्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम फ्लूइड्स को देखें, तो फ्लूइड्स में एक फ्लूइडिटी, सॉरी, लिक्विड को देखें अगर हम, या गैसेस को देखें, सो उनमें एक प्रॉपर्टी आपको कॉमन नजर आएगी। वो क्या है? फ्लूइडिटी, के एटम या आइंस जो है वो इनमें, एटम आइंस या मॉलिक्यूल, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो फिक्स नहीं होते हैं, और इसकी वजह से ना तो इनकी कोई खास शेप होती है, ना साइज होता है। ठीक है। तो जिस कंटेनर में भी आप इसको डाल लें, उसकी शेप एक्वायर कर लेता है, और गैस है उसको तो जो भी शेप मिलती है उस शेप को एक्वायर कर लेता है, क्योंकि एटम्स जो है इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, और इसमें इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं इन दोनों केसेस में। गैसेस में तो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, जबकि लिक्विड में फिर भी बेहतर होती हैं गैसेस से, जबकि सॉलिड्स में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैस है, अगर आप इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीक हैं और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा है, अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल करीब आ जाएंगे। ठीक है। होते होते इस तरह गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। फर्दर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, एटम्स करीब आएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल सॉलिड्स की क्या क्या है जी? डायमंड इसकी एग्जाम्पल में आता है, ग्लास भी इसकी एक एग्जाम्पल है। टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो सॉलिड्स को हम मजीद दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली फैशन या ऑर्डरली मैनर। इसमें आपको एटम आइंस या मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उसमें खास तरतीब, खास ऑर्डर नजर आएगा, और वो ओवर लॉन्ग रेंज आपको नजर आएगा। यानी कि आप चाहे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो भी टुकड़ा, जो भी पार्ट देखेंगे, आपको वो वही तरतीब, सेम तरतीब फॉलो होती नजर आएगी। तो इस वजह से इसमें लॉन्ग रेंज तक आपको ऑर्डर नजर आता है, जबकि इसके मुकाबले में एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं, इनमें कोई तरतीब नहीं होती है। ठीक है जी, इरेगुलरली एक एटम के बाद दूसरा एटम है, और पार्टिकल जो है वो रेंडमली स्प्रेड होते हैं या डिसऑर्गेनाइज होते हैं। और इनमें अगर किसी हद तक अगर कोई तरतीब होती भी है तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है जी, यानी कि कुछ हद तक आपको तरतीब नजर आई, तो फिर उसके बाद फिर से वही डिसऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सच एज एटमाइन्स और मॉलिक्यूल, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न फॉर अ लॉन्ग रेंज। चाहे जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि चाहे आप इसका जो भी पार्ट उठा के देखेंगे आपको वही तरतीब, ये वही रेगुलर पैटर्न नजर आएगा। दिस इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ arrangement of the particle which repeat itself periodically over entire crystal, यानी कि पूरे क्रिस्टल में आपको वही तरतीब रिपीटेडली, पीरियोडिकली का मतलब है एक वक्फे के बाद, दूसरे वक्फे के बाद, तीसरे वक्फे के बाद आपको वही सेम पैटर्न, वही ऑर्डर जो है फॉलो होता नजर आएगा। अगर बॉन्ड डिस्टेंस है तो एक खास बॉन्ड डिस्टेंस होगा, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल है खास किस्म का बॉन्ड एंगल होगा, और अगर तरतीब है एटम्स की वो एक खास तरतीब फॉलो होगी। अच्छा, एग्जांपल इसकी क्या है? सोडियम क्लोराइड, डायमंड, सॉलिड, आयोडीन, क्वार्ट्स, गोल्ड। हालांकि ये सारे सॉलिड्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ इनमें मेटल्स हैं, कुछ इसमें जो है वो आयोनिक सॉलिड्स हैं, जब कुछ इनमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं जैसे ये है। लेकिन एक चीज जो इनमें कॉमन है क्रिस्टलिनिटी, यानी कि ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन हैं। अच्छा जी, amorphous solids, again the arrangement of particle which can be atomized molecule, यानी कि कुछ भी इनके constituent particles हो सकते हैं। in amorphous solid is not an orderly fashion, तो ये जो constituent particles होते हैं इनमें कोई regular order या pattern आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर इनमें कोई टाइनी पोर्शन मतलब है, कोई ऑर्डर है भी तो बहुत शॉर्ट रेंज होगा। टाइनी ऑर्डरली अरेंज पोर्शन इन बिटवीन नॉन ऑर्डरली स्ट्रक्चर, जैसे इसमें दिखाया गया, देखिए छोटा सा पोर्शन है जिसमें कि आपको तरतीब नजर आएगी, यही फॉलो हो रहा है, लेकिन वो इतना इरेगुलर है, इतने डिस्टेंस पे है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऑर्डर कब फॉलो होने वाला है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रैंडमली अरेंज होते हैं और बिल्कुल ही इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ग्लास है, प्लास्टिक है एंड रबर। अच्छा जी, अमॉर्फस सब्सटेंसेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में अमॉर्फस सब्सटेंस के लिहाज से जो टॉपिक है। अच्छा, सो इन ग्रीक अमॉर्फस मींस फॉर्मलेस, यानी कि किसी चीज की जब कोई फॉर्म, कोई खास शेप, शक्ल ना हो, सो इसके साथ रेफर किया गया है अमॉर्फस सब्सटेंस को। इससे निकला है डू नॉट हैव ओवरऑल रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रैंडमली, हेंस दे आर आइसोट्रोपिक एंड हैव नो सिमेट्री। ठीक है, तो कोई ऑर्डर ना होने की वजह से, कोई तरतीब ना होने की वजह से ना तो इनमें सिमेट्री है और ना ही ये जो है वो एन आइसोट्रोपिक, मतलब क्या है कि आइसोट्रोपिक होती है इनकी प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है? आइसो मीन सेम एंड ट्रोपिक मीन्स डायरेक्शंस। सो इनकी प्रॉपर्टीज जो है आपको हर डायरेक्शंस में एक जैसी ही नजर आएंगी, जैसे कि लिक्विड के केस में होता है। अगर हम, आपने होमोजेनियस मिक्सचर का नाम सुना होगा कि ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज हर जगह एक जैसी हैं, तो एमॉर्फस सब्सटेंसेस भी तकरीबन ऐसे ही होते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो हर डायरेक्शन से कमोबेश सेम ही आपको मिलेगी, क्योंकि हर जगह एक जैसी बेतरतीबी है। अच्छा, and cannot be bound by phases. The particles are arranged in them in the same way as in liquids, hence they are sometimes referred to as supercooled liquids. ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि लिक्विड्स में है, कोई तरतीब नहीं होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, वो बनती और टूटती रहती हैं जिसकी वजह से लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो फ्लो तो नहीं करते हैं उस तरीके से, ना तो स्लिपरी होते हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि वही डिसऑर्डरनेस आपको अमॉर्फस सब्सटेंसेस में नजर आएगी। और इसलिए हम ज्यादा जो इसके लिए बेहतर वो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी अगर आप लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा कर दें तो जो जो बेतरतीबी उनमें मौजूद है उसी में वो फ्रीज हो जाएंगे, उनके एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इसको जो है हम इस वजह से सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, ग्लास, ग्लू, रेजिन एक्सेट्रा। अच्छा जी, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ग्लास। ग्लास की एक खास किस्म की प्रॉपर्टी है या उसकी एक जो एक खास बात मशहूर है, एनॉमलस बिहेवियर जो इसका है कि डिफरेंट बिहेवियर, वो ये है कि अगर आप इस टुकड़े को देखेंगे, ये असल में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है ग्लास का। इसमें क्या है कि ये नीचे से देखें थिक है, ऊपर से थिन है, तो होता क्या है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड टेक 100 ऑफ द इयर्स। टॉप ऑफ द विंडो इज थिनर एंड मॉलिक्यूल फ्लो डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं तो इनमें ग्रेविटी की वजह से ये ओवर द
पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आहिस्ता 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 मूव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस, यानी कि ये नहीं हुआ कि एक महीने में आपने शीशा लगाया और अगले महीने देखें कि हो चुका हो, नहीं, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये नीचे वाला एरिया थिक हो गया है, लेकिन बात वही है कि इन पार्टिकल्स ने फ्लो किया एक जगह से वो दूसरी जगह मूव हुए। So due to this ability of amorphous solids to flow like the liquids, amorphous solids are also called supercooled liquid or pseudo solids भी इनको हम कहते हैं, यानी कि सॉलिड जैसे दिखने वाले, लेकिन प्रॉपर्टीज जो है इनकी फिर लिक्विड्स की तरह है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, तो सबसे जो इनकी बेहतरीन प्रॉपर्टी है जिससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट आप इससे पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके होंगे, आपको मालूम होगा शार्प का मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसमें हर जगह पे आपको सेम तरतीब नजर आ रही है। तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही टेम्परेचर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, सारे के सारे एटम, आइंस या मॉलिक्यूल या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल आएंगे और इकट्ठे मेल्ट हो जाएंगे, यानी उस खास टेम्परेचर पे ही, यानी उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। टेम्परेचर जब तक वो लिक्विड मेल्ट नहीं होता, टेम्परेचर राइज नहीं होगा, 100 पर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शार्प melting point property। ठीक है, so arrangement of particle in every portion is same. Due to this, every portion of the crystalline solid uh, मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे। जैसे आपको वाटर के बारे में आपको मालूम ही होगा कि इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो एक जैसा होता है, नहीं कि जब तक पूरा का पूरा लिक्विड बॉइल या पूरा का पूरा लिक्विड मेल्ट या फ्रीज नहीं हो जाता, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यही क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की भी पहचान है, ये खास प्रॉपर्टी। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स को देखें, एमॉर्फस सॉलिड्स में जो है ओवर अ वाइड रेंज तक आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हर पोर्शन जो है वो एमॉर्फस सॉलिड का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो कुछ पोर्शन जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसके एटम जो है वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुए टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो कुछ जो है वो 105 पे होंगे, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक तो उसको मिल रही है, कुछ 108 पे होंगे और कुछ जाके 110 पे होंगे, यानी कि सारे एटम्स एक ही टेम्परेचर पर नहीं मेल्ट हो रहे हैं, बल्कि एक लंबे रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो रहे हैं। तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मेल्ट होते रहते हैं। और इस वजह से इसका रीजन क्या है कि इनके नेबर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इस वजह से ये डिफरेंट टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। इसी चीज को हम ग्राफ की सूरत में स्टडी कर सकते हैं। तो ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं, ऊपर वाला ग्राफ जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए है, जबकि नीचे वाला जो है एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए है। सो इस ग्राफ में क्या डिस्कस किया गया है कि नीचे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर को डिस्कस किया गया है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ से टाइम बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ को आप इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं और इस तरीके से, यानी कि हम यहाँ से अगर इसको स्टडी करें कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप डिक्रीज कर रहे हैं टाइम गुजरने के साथ साथ, देखें इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, या आप देखेंगे कि खास पॉइंट पे आके ये रुक गया है, तो एक शार्प आपको ट्रेंड नजर आएगा। फिर उसके बाद ये लाइन कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट हो गई, यानी कि टेम्परेचर सेम है। तो ये वो टेम्परेचर है या ये वो टाइम है जिसमें आपका सारा का सारा जो हम कह सकते हैं लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो गया है, या अगर वो गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये शार्प पॉइंट्स जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। अच्छा जी, और जबकि इसके मुकाबले में अगर आप एमॉर्फस सॉलिड्स को देखेंगे तो आपको इस तरह का कोई शार्प पॉइंट नजर नहीं आएगा, बल्कि ये देखें एक कर्व सा है जो कि ओवर द टाइम जो है टेम्परेचर के साथ इसको चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज करने से या इंक्रीज करने से वो मेल्ट हो गया या सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, सो इन डिस्टिंक्शन टू द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, amorphous one have no clearly defined melting point। अच्छा, so comparing the curves of the cooling or heating of the crystalline substances and amorphous substances, one can see that the former has two sharp bend points। जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट A and B टू शार्प बेंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले में
जो आपका एमॉर्फस सब्सटेंस है वो बिल्कुल स्मूथ आपको नजर आएगा। चले, अच्छा नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। सो आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपी का मतलब डायरेक्शंस है, और मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शंस, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो यानी वो प्रॉपर्टीज जो कि आप किसी भी डायरेक्शन से देखें तो वो सेम होती है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इनके मुकाबले में क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एनाइसोट्रॉपिक, यानी कि जैसे ही डायरेक्शंस चेंज हो गई होंगी तो प्रॉपर्टीज की क्वांटिटी भी चेंज हो जाएंगी। सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स in different direction, the physical properties like refractive index, thermal expansion, electrical resistance, etc. have different values when these are measured in different directions. Crystalline solid में आपको एक खास तरतीब नजर आएगी, लेकिन यही तरतीब अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे तो वो तरतीब भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें लाइन ए बी को देखें, इसमें सारे के सारे ब्लू एटम है, जैसे ये यहाँ पे दिखाए गए हैं सारे ब्लू एटम्स, ठीक है। अगर आप इसके मुकाबले में लाइन सी डी को देखें तो ये देखें ऑल्टरनेट एटम जो है आपको नजर आएंगे पोजिशन में, और इनका डिस्टेंस भी कम है, यानी इस डायरेक्शन से अगर कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी तो वो इन एटम्स को फेस करेगा और इतने एटम्स एटॉमिक डिस्टेंस पे। जबकि इसके मुकाबले में लाइन जो ई एफ है, इसको आप देखेंगे तो इसमें भी वही अल्टरनेट पोजीशन है, रेड एंड ब्लू एटम मौजूद है, लेकिन क्या है कि अब इनमें डिस्टेंस ज्यादा है। इसके मुकाबले में आप कोई और डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। तो इस वजह से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन, इनके एक्सपेंड होने की प्रॉपर्टी या उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह है, जब इन प्रॉपर्टीज को आप डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट एटम्स को फेस कर रहे होंगे, हालांकि होंगे वो बिल्कुल एक जैसी तरतीब वाले, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, ठीक है। मतलब उनकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी, इस वजह से इसको हम कहते हैं एनाइसोट्रोपी, यानी कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। जबकि इसके मुकाबले में एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक जैसे कि लिक्विड का मैंने आपको बताया कि लिक्विड अगर मतलब होमोजीनियस हो, या फिर चाहे आप उससे लाइट पास करें या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें या उसकी थर्मल एक्सपेंशन देखें या उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें, तो वो हर जगह सेम होती है। तो एमॉर्फस सब्सटेंसेस में भी यही हिसाब होता है कि ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह, वो जब डिफरेंट डायरेक्शन से आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो तकरीबन आपको सेम नजर आएंगी। रीजन इसका ये है कि हर जगह से सेम बेतरतीबी है, ठीक है। कुछ ही डिफरेंस होगा, जबकि वहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, यानी कि एक डायरेक्शन से आप देख रहे थे बिल्कुल एक जैसे एटम थे, एक जैसा उनमें डिस्टेंस था। जबकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे डिफरेंट थी, मिक्स मिक्स खाता है आपके पास यहाँ पे, तो इस वजह से प्रॉपर्टीज तकरीबन जिस डायरेक्शन से भी आप देखेंगे वो आपको सेम नजर आएंगी। अच्छा, एक और जो इनकी जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, वो है क्लीवेज प्लेन। इनमें खास किस्म का एक क्लीवेज प्लेन मौजूद होता है। आप उस क्लीवेज प्लेन के थ्रू अगर इसको काटेंगे तो आसानी से सर्फेसेस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, और एज अ रिजल्ट आपको स्मूथ सर्फेस मिलेगी। जैसे इसको देखें, क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज, या फिर इससे आपको एक स्मूथ सरफेस मिलेगी। जिसके इसके मुकाबले में अगर आप एमॉर्फस सॉलिड्स का देखें, जब आप इनकी सरफेस यानी कि अगर आप नाइफ से इसको काटेंगे या आप इस सरफेस को सेपरेट कर रहे हैं, तो इसमें एक तो कोई क्लीवेज प्लेन मौजूद नहीं होगा, और इसके नतीजे में जो आपके पास सरफेसेस बनेगी वो इरेगुलर सरफेस होंगी, ठीक है। तो इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि इनमें क्लीवेज प्लेन मौजूद होता है। चलिए अब इनकी जो डिफरेंसेस हैं उसको समराइज कर लेते हैं एक टेबल में। हाँ जी। सो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, जबकि एमॉर्फस सब्सटेंसेस में कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। दूसरा है कि ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो एमॉर्फस सब्सटेंसेस है ये आइसोट्रोपिक होते हैं, और ये जो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटीज वगैरह, ठीक। अच्छा, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि इसके मुकाबले में एमॉर्फस सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, वो एक ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो मेल्ट होते रहते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसमें क्लीवेज प्लेन जो है वो या क्रिस्टल प्लेन्स मौजूद होते हैं, तो आप उसके थ्रू आप इसको काट लें तो फिर रेगुलर शेप्स आपको मिलेंगी, और इसके अलावा भी वो अपनी इस प्रॉपर्टी को बरकरार रखेगा, यानी कि क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को, जबकि
एमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, इरेगुलर शेप्स आपको मिलती हैं, जब ब्रेक हो जाएगा और डिफरेंस भी आ जाएगा उसमें। एक और इसकी जो प्रॉपर्टी है जो हमारे पास क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो है सिमेट्री। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको सिमेट्री हमेशा ही मिलेगी, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में आपको कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं होती है। सिमेट्री का क्या होता है, सिमेट्री मतलब कोई चीज सिमेट्रिकल कैसे होती है, जब उसमें आपको एक खास तरतीब नजर आए। तरतीब या सिमेट्री तो कहने को एक सिंपल वर्ड्स है, लेकिन अगर हम इसको साइंस की जबान में पढ़ेंगे तो ये भी पूरी एक साइंस है, ठीक है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है सिमेट्री का। सो इसमें इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। यानी आप देखेंगे कि अगर ये एलिमेंट्स आपके कंपाउंड, ये जो भी चीज़ है उसमें अगर मौजूद है तो वो उतना ज़्यादा सिमेट्रिकल है। जैसे कि इसमें प्लेन्स होती हैं, एक्सेस होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शंस आप देखते हैं, इनके इन्वर्जन सेंटर्स होते हैं इनमें। जितने ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट मौजूद होंगे उतना ही ज्यादा वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और जितनी उसमें सिमेट्री एलिमेंट कम होंगे उतना ही उसमें रेगुलर तरतीब जो है वो कम होगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में आपको बिल्कुल भी सिमेट्री नजर नहीं आएगी। चलें जी, काफी है आज के लिए। इंशाल्लाह अगले टॉपिक जो है वो इनको डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।